रायपुर के मैथ्स यूनिवर्सिटी में 3 व 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी कार्यक्रम आज कल विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी कार्यक्रम रखा गया है। इस मैथ्स यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर रेशमा अंसारी से हम चर्चा करेंगे कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, कि यहाँ पर तृतीय लिंग विमर्श विषय पर चर्चा रखा गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तृतीय लिंग समुदाय का जीवन बेहतर से बेहतर हो सके, इस उद्देश्य को लेकर हमने यह अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है। मैं अपेक्षा करती हूँ कि यह प्रयास हमारा सफल होगा, समाज के दृष्टिकोण में, नज़रिए में परिवर्तन आएगा और उनके जीवन में भी परिवर्तन आएगा। धन्यवाद। 3 व 4 फरवरी को यह अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी कार्यक्रम मैथ्स यूनिवर्सिटी में रखा गया है, जिसमें आज के मुख्य अतिथि के रूप में है हमारे साथ मौजूद प्रेम भारद्वाज ज्ञान भिक्षुक जी। उनसे हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर जो संगोष्ठी कार्यक्रम रखा गया है, कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, अभी तक क्या निष्कर्ष निकला है कि आज कल विषय पर जो चर्चा रखा गया है। देखिए, पहले तो मैं मैथ्स जो यूनिवर्सिटी है रायपुर में, उसके आयोजकों को, खास करके मैथ्स यूनिवर्सिटी के जो प्रिंसिपल महोदय हैं डॉक्टर रेशमा अंसारी जी को और यहाँ की मैनेजमेंट को हार्दिक बधाई देता हूँ कि एक ऐसे विषय पे विमर्श रखा है जिनको समाज ने उपेक्षित रखा है। उपेक्षित मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप तृतीय लिंग के बारे में अभी भी कई लोगों को संशय रहता है कि तृतीय लिंग क्या होता है। हम उन्हें अभद्र भाषाओं से संबोधित करते हैं, हम उन्हें विभिन्न ऐसे नामों से संबोधित करते हैं जो समाज के लिए अच्छा सूचक नहीं है। परंतु मैथ्स विश्वविद्यालय की ओर से ये जो प्रयास है, जिसमें तृतीय लिंग पे आज और कल एक विषय रखा गया है, और आपने पूछा कि इस कार्यक्रम से क्या प्राप्ति होगी। मैथ्स विश्वविद्यालय ने जो ये प्रयास सोचा भी होगा ना, ये अपने आप में अद्भुत विषय है। मुझे प्रवासी भारतीयों की श्रेणी में आमंत्रित किया गया और मैं डॉक्टर रेशमा अंसारी जी जो इसके इंचार्ज हैं उनका इसलिए आभार करता हूं कि उन्होंने शायद इस विषय की पीड़ा को समझा है। और हिंदी में जब हम अपने विचार रखते हैं कहीं पे हिंदी का माध्यम से, तो मैं समझता हूं तृतीय लिंग जो शब्द इन्होंने चयन किया है वो अपने आप में द्योतक है सम्मान का। आप उन्हें किन्नर और आदि नामों से पुकारते हैं, परंतु तृतीय लिंग कह करके और आज उन्हें यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है और उन पे विमर्श हो रहा है। देश विदेशों से आए हुए हमारे जैसे कई सारे साहित्यकार उस पर अपनी टिप्पणियाँ कर रहे हैं। जिन्होंने किताबें लिखी हैं उनको बुला करके उस पर विमर्श लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है, अखबारों में छप रहा है, आज आपका मीडिया भी इसको कवर कर रहा है। तो ये अपने आप में एक उपलब्धि है और ये अभूतपूर्व सा लगता है मुझे। इसलिए अभूतपूर्व इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोग इस विषय पे बात नहीं करना चाहते, और यूनिवर्सिटी, और वो भी मैथ्स यूनिवर्सिटी के द्वारा जब ये बात उठाई गई है, इसका बहुत महत्व है और इतना बड़ा इनका नाम है। इन्होंने अगर इसको विषय चुना है और कई हज़ारों लोग यहाँ पे आकर के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एक संदेश लेके जा रहे हैं कि तृतीय लिंग अब वो नहीं है जो पहले थे। यानी कि आज और कल सब्जेक्ट का मतलब है जो कल थे उसका तो कुछ कर नहीं सकते, परंतु आज मैथ्स यूनिवर्सिटी ने उनको आवाज़ दी है और उनका भविष्य कल और अच्छा होगा, उनके बारे में और ज़्यादा चर्चा होगी। और अगर आप इसके इतिहास में जाना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो मैं बताऊं। जी बिल्कुल। इतिहास की बातें अगर कहें तो बिल्कुल भगवान राम के द्वारा भी उन लोग को तृतीय लिंग को एक, मैं उस पर बताता हूँ आपको जी। त्रेता और द्वापर हमारे जीवन के, त्रेता और द्वापर दोनों काल में किन्नर समाज को स्थान मिल चुका था। और वो कैसे? वो ऐसे कि जब भगवान राम वनवास गए तो भरत अपनी पूरी सेना को लेकर के उन्हें लेने वापस बुलाने के लिए गए। सारे भगवान राम ने वापस भेज दिए। केवल एक किन्नर समाज था जो उस चित्रकूट के बाहर ही खड़ा रहा और वो 14 साल तक उनका वहाँ पे इंतज़ार करता रहा।
और उन्होंने कहा, जब भगवान राम वापस आए तो उन्होंने कहा, प्रभु हम तो नहीं जा पाए, आपको मतलब आपके कहने के बावजूद भी नहीं जा पाए। तो भगवान राम ने उस समय उनको वरदान स्वरूप आशीर्वाद दिया था कि तुम मतलब ये समुदाय कल किसी को भी आशीर्वाद देगा तो वो उनका कभी अनिष्ट नहीं होगा। ये आशीर्वाद इसलिए मिला था किन्नर समाज को कि आज उनसे हम बलाएँ लेते हैं, उनसे अपने बच्चे होने पर उनसे आशीर्वाद लेते हैं, तो ये भगवान राम की देन है, उनको आशीर्वाद है। ये तो त्रेता में हुआ। उसके बाद भगवान कृष्ण के काल में अगर आपको याद हो तो अर्जुन सबसे बड़ा सारथी था, महारथी था। उसको भी अर्जुन को कोई अभिशाप मिला था कि 1 साल के लिए उन्हें नपुंसक रहना था। तो उन्होंने विराट क्षेत्र के राज्य के जो राजकुमारी थी उनको नृत्य वगैरह सिखाया। तो उस समय उन्हें 1 साल के लिए किन्नर की भूमिका में काम करना पड़ा। तो यानी किन्नरों को तब भी सम्मान मिला, अब भी सम्मान मिला। और उसके बाद महाभारत में एक महत्वपूर्ण पात्र रहे शिखंडी। उन्होंने पितामह भीष्म को उनका अंत करने में समाज के कल्याण हेतु सामने आकर के लड़ाई लड़ी और भगवान स्वरूप थे पितामह भीष्म। उन्होंने अपने हथियार रख दिए कि वो किन्नर जाति की शिखंडी है, मैं उन पर अपना धनुष बाण नहीं उठाऊंगा। और उन्होंने समाज को कल्याण के लिए उस समय किन्नर जाति ने अपना योगदान दिया। तो यानी द्वापर और त्रेता दोनों में तब से उनकी चर्चा है। आज जब अंग्रेज़ों का समय था 1871 में, अंग्रेज़ों ने किन्नरों को क्रिमिनल कैटेगरी में रेखांकित किया, उनको क्रिमिनल मानते थे। परंतु जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1951 में, जब संविधान बना, तो हमने उन्हें क्रिमिनल कैटेगरी से हटा दिया। ये अलग बात है कि उन्हें कोई अधिकार नहीं मिला था, इसलिए उनको कोई व्यवसाय नहीं मिला, उनको कोई नौकरी नहीं मिली, उनको अधिकार ऐसे मिले नहीं। परंतु फिर आगे चल करके एक समय आया कि टी.एन. शेषन ने उनको मतदान का अधिकार दिया। और टी.एन. शेषन ने जब अधिकार दिया 1994 में, तो वो मतदान कर सकते हैं, अपना मत व्यक्त कर सकते हैं, एक अधिकार। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच मिस्टर एस रामास्वामी और डॉक्टर सीकरी के द्वारा बाकायदा उनको संवैधानिक अधिकार सुप्रीम कोर्ट से मिला है कि आप हर प्रकार के अधिकार के अधिकारी हैं। तो इस प्रकार से किन्नर समाज की प्रोग्रेस हुई, यहाँ तक पहुँचे हैं। और आज मैथ्स विश्वविद्यालय रायपुर में, मैथ्स विश्वविद्यालय को मैं बधाई इसलिए देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये विमर्श उठाया है ना, ये अपने आप में एक चिंगारी का काम करेगा। और मैं ये उम्मीद से कहता हूँ कि आने वाले समय में आप विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में मीडिया के माध्यम से और चारों स्तंभ में आप देखेंगे कि इनका स्थान होगा और किन्नर समाज कहीं खड़ा मिलेगा। अभी हाँ, और ये जो मैथ्स यूनिवर्सिटी है, इसका हिंदी विभाग, जिसके सिरमौर मैडम डॉक्टर रेशमा अंसारी जी हैं, इन्होंने जो ये प्रयास किया है विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं। और मैं समझता हूँ ऐसे प्रयास समाज के उस कल्याण को परिपूर्ण करते हैं जब जिनको अनदेखा किया जाता है। इसलिए बहुत बहुत बधाई। और मैथ्स यूनिवर्सिटी हिंदी विभाग को मैं आपके चैनल के माध्यम से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। बिल्कुल, इतिहास गवाह है कि भगवान राम के द्वारा भी किन्नर समाज को वरदान मिला था कि उनकी जो आशीर्वाद है वो लोगों को लगेगी। आप भी हिंदी साहित्यकार में 7 इंटरनेशनल अवार्डों से नवाजित है। इन किन्नर समाज के लिए और बदलाव की और क्या क्या आवश्यकता है, लोगों को और भी क्या जागरूक करना पड़ेगा? देखिए, जागरण तब होता है जब ये जागृत हो जाए, एक अलग बात है। दरअसल जागरण समाज के अंदर होना चाहिए। जब हमारा समाज इन्हें जैसे हैं वैसे ही अगर हम इनको अपनाने लगेंगे तो असली इस कार्यक्रम का मकसद तब पूरा होता है। और आपके प्रसारण का मतलब भी तब पूरा होता है कि जब कभी आप किसी किन्नर से मिलें तो उसके प्रति सहानुभूति रखें, न कि आप हेय की दृष्टि से देखें। देखें कि उनके अगर लिंग पे आधारित हम उन पे दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो हमारे लिए भी गलत है, क्योंकि वो हमें या स्त्री या पुरुष के हिसाब से देख रहे हैं। वो एक जीव है, उन्हें भी जीने का उतना ही अधिकार होना चाहिए जितना कि किसी को और को है।
तो मेरा ये कहना है कि अगर आपने अपने प्रसारण में ये सब दिखाया है कि ये किन्नर समाज आज कहाँ खड़ा है और उसके लिए क्या प्रयास हुए हैं, प्रयास कोई और नहीं करेगा, हमें अपने समाज का अंग उन्हें मानना होगा। आज वो छुप छुप करके रहते हैं और हमें उन्हें समाज में मुख्य धारा में शामिल करना चाहिए, ये मेरा कहना है। रायपुर के मैथ्स यूनिवर्सिटी में विभागाध्यक्ष डॉक्टर रेशमा अंसारी के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी कार्यक्रम कल, आज और कल विषय पर 4 और 5, 3 व 4 फरवरी को कार्यक्रम रखा गया है। बिल्कुल, मैं डॉक्टर शहाबुद्दीन नियाज़ मोहम्मद शेख पुणे महाराष्ट्र से हूँ और कल से जो ये अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी चल रही है जिसका विषय है तृतीय लिंग विमर्श कल, आज और कल, इसमें सम्मिलन होने के लिए अतिथि के तौर पर मुझे मैथ्स विश्वविद्यालय में आमंत्रित किया है। और कल से चर्चा जो हो रही है इसके माध्यम से जो तृतीय लिंग समाज है, समुदाय है, इनकी व्यथाओं को, इनके आक्रोश को चर्चा में लिया जा रहा है। हम देखते कि हमारा समाज द्विलिंगी मान्यता का समाज है, लेकिन वह तृतीय लिंग या तीसरी दुनिया को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि वर्तमान समय में लगभग 15 से 20 लाख तृतीय लिंग समाज के लोग हमारे देश में हैं। भले उनमें से आधे से अधिक नकली तृतीय लिंग धर्मीय लोग हैं, लेकिन जो है उनकी अपनी व्यथा है। गरीबी है, अशिक्षा है, बेरोज़गारी है, अकेलापन है, उनकी कुंठा है, उनकी घुटन है, उनके साथ भेदभाव की नीति की जा रही है। इसके कारण वह समाज अत्यंत त्रस्त है। कभी कभी ऐसी कुछ अफवाहें फैलाई गई उनके बारे में कि ये झगड़ते हैं, लूटते हैं, तकलीफ़ देते हैं, परेशान करते हैं, जिसके कारण उनका जो अस्तित्व है बड़ा खतरे में है। और ये समाज अभी अभी उभरता आ रहा है। जैसे कि पहले स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, इन जनजातीय समाज ने अपने आंदोलन के माध्यम से सफलता हासिल की है। लेकिन 21वीं सदी में जो विमर्श उभर कर आ रहा है, एक विकलांग विमर्श और दूसरा है ये तृतीय लिंग विमर्श, और ये दोनों उपेक्षित है। सबसे अधिक तो अन्य विमर्शों की तुलना में तृतीय लिंग जो है उपेक्षित है। उनके सुधार के लिए कुछ न कुछ प्रयत्न करना चाहिए। एक तरफ उनको मतदान का अधिकार प्राप्त है, राजनीति में भी उनका प्रवेश हो चुका है और वे अपने चुनाव में खड़े भी रह सकते हैं और रहना ज़रूरी है, क्योंकि उनकी जो समस्याएं हैं उनके माध्यम से ही व्यक्त हो सकती है। इस प्रकार के अधिकार देने के बावजूद भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि समाज की जो मानसिकता एक दिन में या एक साल में नहीं बदल सकती, उसके लिए देर लगती है, मंजिल बहुत दूर है। लेकिन इसी प्रकार का जो उनका आक्रोश है, इसी प्रकार की जो उनकी व्यथाएं हैं, समस्याएं हैं, ये साहित्य के माध्यम से और इस प्रकार की गोष्ठियों के माध्यम से आनी चाहिए। तृतीय लिंग पर बहुत सारा लिखा गया साहित्य, कहानी लिखी गई है। डॉक्टर लता अग्रवाल जी जो है भोपाल की, उन्होंने भी काफ़ी कुछ लिखा है, उपन्यास भी लिखे जा रहे हैं, आत्मकथाएँ लिखी जा रही हैं। लेकिन वह केवल लिखी जा रही है, लोग पढ़ रहे हैं और जानकारी हासिल कर रहे हैं। वास्तविकता तो ये होती है कि इस प्रकार की गोष्ठियों की ज़रूरत है। यहाँ पर विचारों का आदान प्रदान होता है और व्यक्ति, सुनने वाले जो श्रोतागण हैं, उनके मन में भी इस प्रकार के विचार आते हैं कि समाज के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। ये समाज तब आगे बढ़ सकता है कि सबसे पहले तो कर्तव्य है कि इस तृतीय लिंग समुदाय को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। अगर वे चुप्पी तोड़ते हैं तो निश्चित रूप से एक प्रकार का आंदोलन हो सकता है। सरकार ने योजनाएं बिल्कुल घोषित की है, लेकिन वह सभी कागज़ों पर है, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए परिवारजनों को भी आगे आना चाहिए, समाज भी उनके प्रति सकारात्मक रहे, उन्हें गाली देने के बदले उन्हें प्रेम
और स्नेह दे दे, उनके साथ आत्मीयता का व्यवहार करे, क्योंकि वे भी मानव है। और भले ही उनकी दुनिया तीसरी दुनिया है, लेकिन तीसरी दुनिया को भी हमें अपने साथ जोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति सबसे महान है। और संस्कृति के पालन की दृष्टि से हमें इन तृतीय लिंग समाज को भी अपने मुख्य प्रवाह के साथ, मुख्य धारा के साथ जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी कार्यक्रम में अतिथि के रूप में डॉक्टर लता अग्रवाल जी भी मौजूद हैं। उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि यह तृतीय लिंग विमर्श विषय पर कार्यक्रम रखा गया है मैट्स यूनिवर्सिटी में। कहने को तो इतिहास में भी गवाह है कि भगवान राम के द्वारा भी वरदान दिया गया था तृतीय लिंग को, किन्नर समाज को, लेकिन आज भी इस किन्नर समाज के लिए जागरूक कार्यक्रम अभियान चलाने की आवश्यकता भी पड़ रही है। क्या कारण है? देखिए, सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद। और मैट्स यूनिवर्सिटी ने ये विषय चयन किया है। मेरा ऐसा मानना है, जैसा कि अभी सर ने भी कहा था, कि तृतीय लिंग पर काफ़ी कुछ लिखा जा रहा है। 2019 के बाद अगर मैं बात करूं तो काफ़ी कुछ एक बाढ़ सी आ गई है इस विषय में, और काफ़ी थर्ड जेंडर जो हैं उन्होंने अपनी आत्मकथा के रूप में अपनी बात कहना शुरू किया है। लेकिन अगर हमें समाज में परिवर्तन लाना है, परिवर्तन ये कि हमें थर्ड जेंडर को अपने साथ, हम उनके साथ ड्राइंग रूम में साथ में बैठकर चाय नाश्ता करें, हमें एक हमारे किसी आयोजन में हम उन्हें एक सहभागी के रूप में आमंत्रित करें, ताकि उन्हें लगे कि हम समान हैं, हमें समान महत्व दिया गया है। ये सब बदलाव लाने के लिए सबसे बहुत ज़रूरी है कि हमारी शिक्षा में बदलाव होना है। शिक्षा में ये चीज़ें आनी चाहिए, ताकि क्योंकि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो इनके बारे में नहीं जानती है, क्योंकि हमने शिक्षा में उन्हें दूसरी चीज़ों में इतना व्यस्त कर दिया है कि उनका ध्यान कभी गया नहीं कि ये जेंडर क्या होता है। क्योंकि कल जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, LGBTQAALPI++ इतनी सारी कैटेगरी और बनती जा रही है। तो ये जो कैटेगरी बन रही है, कल सारे जो शोधार्थी थे उन्होंने मुझे घेर लिया कि मैडम हमने कभी सुना नहीं। तो हम ये चाहते हैं, मेरी सरकार से भी दरख्वास्त है कि ये सब चीज़ें हमारे पाठ्यक्रमों में आनी चाहिए, ताकि बच्चे इस बारे में जानें, और जो भेदभाव का हमारे बीच में जो खाई बनी हुई है वो खाई मिटे। और ये खाई तभी मिट सकती है कि शिक्षा को सेतु के रूप में प्रयोग किया जाए। तो आज मैट्स यूनिवर्सिटी ने ये प्रयोग किया है, और इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अतिथि के रूप में यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ से ही जया जादवानी हिंदी साहित्यकार भी हमारे साथ मौजूद है। मैट्स यूनिवर्सिटी में इस प्रकार से जो कार्यक्रम रखा गया है, कितना सफल देखने को मिलेगा यह कार्यक्रम? देखिए, मैट्स यूनिवर्सिटी ने जो ये प्रोग्राम रखा है तो वो बधाई की पात्र है। पिछले 4-5 सालों पर इस पर बहुत बात होने लगी है, और लोग इनके बारे में पढ़ना जानना चाहते हैं, इन्हें समझना चाहते हैं। और इसके पहले मैं समझती हूँ जितने भी साल हुए हैं, 20, 25, 30 साल, तो इसके पहले तक इनकी उस तरह से बात कभी नहीं हुई थी जितनी अभी इन दिनों हो रही हैं। लोग शोध कर रहे हैं। तो मैंने भी जो छत्तीसगढ़ के ट्रांसजेंडर्स हैं, जैसे रवि है, विद्या है, रवीना है और 10 लोग हैं, तो मेरा जो नावल है देह कुठरिया, वो सिर्फ छत्तीसगढ़ के ट्रांसजेंडर्स पर है, और उन्हीं का जीवन की मैंने हकीकत लिखी है। और वो लिखने के बाद मैंने इनसे अप्रूवल लिया है कि क्या मैं इसको पब्लिश करा सकती हूँ, और उन्होंने मुझे अप्रूवल दिया है। तो इस बहाने लोगों के सामने एक इंटीमेट स्टोरी आई है जिसको वो आज तक सबसे छिपा कर रखते हैं। एक तो समाज में किसी की दिलचस्पी नहीं है कि इनके बारे में जाने, और अगर कोई नहीं जानना चाहता है तो ये भी अपने आप को छुपा कर रखते हैं कि हम किसी को ना बताएं। पर पिछले 20-25 सालों में जब से विद्या आई है और उसने खुद को ओपन किया है, विकास के नाम से उसने एक्टिविज़म का कार्य शुरू किया और रवीना और अन्य सहयोगियों की मदद से आगे बढ़ाया, तब से धीरे धीरे लोगों के मन में इनके प्रति एक जो भय, घृणा और जिज्ञासा कि इन लोग कौन हैं, इन लोग ऐसे क्यों हैं, इन लोग ताली क्यों बजाते हैं, इन लोग भीख क्यों मांगते हैं, तो उसके बारे में अवेयर होना शुरू किया है। और धीरे धीरे जिनको समझ है, पर अभी भी बहुत चुनिंदा लोगों को समझ है, उन्होंने इन्हें स्वीकार किया है।
अभी भी हमारे समाज का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिनको इस बारे में न कोई दिलचस्पी है, न कोई जानना चाहता है, न इनको अपने समाज का अंग मानता है। तो ज़रूरत है कि इन लोगों को जाना जाए, समझा जाए, इनको पढ़ाया जाए, इनको वेश्यावृत्ति में जाने से रोका जाए, इनको प्यार दिया जाए और एक ट्रांसजेंडर की शादी दूसरे ट्रांसजेंडर से की जाए, इनको बच्चे गोद लेने का अधिकार हो, उनको सामान्य जीवन जीने का उतना ही अधिकार हो जितना हमको और आपको है, तो ही ये हमारे समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकेंगे। अभी हम इनके ऊपर सेमिनार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम समझ रहे हैं कि ये हमारी मुख्य धारा से कटे हुए हैं और आ नहीं पाए हैं और ख़ुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। और हमको भी ये लगता है, जो समझदार हैं उनको ये लगता है कि इनका मुख्य धारा में आना बेहद आवश्यकता है अगर हम अपने समाज में एक संतुलन बनाना चाहते हैं। हालांकि देखिए, ये प्रोसेस बहुत लंबा है। 25 साल तो विद्या को हो गई ये संघर्ष करते हुए, तो पता नहीं कितना वक्त लगेगा। हमारा समाज बहुत धीरे धीरे बदलता है, इतना धीरे धीरे बदलता है कि व्यक्ति की लाइफ, अभी बताइए, स्त्रियों के अधिकारों को ही उतनी मान्यता नहीं मिली है तो बेचारे ट्रांसजेंडर तो बड़े दूर ठहरे। हम स्त्रियां 50 साल से संघर्ष कर रही हैं, हमको भी अभी वो हासिल नहीं हुआ है जिसके लिए हम संघर्ष कर रही हैं, तो इनकी तो कहानी दूर की ठहरी। तो मैं समाज के लोगों से अपील करूँगी कि समझें और जो ये डाइवर्सिटी है, सेक्सुअल डाइवर्सिटी, इसको समझ के इसको स्वीकार करें। अगर ये ट्रांसजेंडर हैं तो इस बात में इनका कोई दोष नहीं है, ये उतने ही मनुष्य हैं जितने हम, और उनको इसी तरह स्वीकार करें जैसे हम अपने लोगों को और ख़ुद को स्वीकार करते हैं। मुझे यही कहना था। लगातार शोधार्थी के जरिए यह शोध करते रहते हैं महिलाओं के लिए, किन्नर समाज के लिए भी। तो अभी तक क्या बदलाव देखने को मिला है कि पहले की अपेक्षा में और अब की अपेक्षा में? देखिए, थोड़ा बहुत बदलाव तो मुझे देखने के लिए मिला है, क्योंकि जो एक्टिविज़म कर रहे हैं जो लोग, जैसे विद्या और रवीना वगैरह, वे हर जगह जाके सेंसिटाइजेशन करते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं कि ये जो सेक्सुअल हमारी आइडेंटिटी है ये कोई अपराध नहीं है और हमसे नफ़रत ना की जाए। और जब सेंसिटाइजेशन करने जाते हैं तब वहाँ 200-250 लोग होते हैं, तो उस माध्यम से वो भी जान पाते हैं कि हाँ, ये ट्रांसजेंडर क्या है और क्यों है, और इनसे नफ़रत नहीं की जानी चाहिए, बल्कि इनके प्रति, इनके अधिकारों के प्रति अवेयर होना चाहिए। तो पिछले कुछ सालों से जैसे जैसे ये गति बहुत तीव्र हुई है और कुछ सालों से राइटर्स ने, लेखकों ने भी इस पर बहुत लिखा है, तो धीरे धीरे एक अवेयरनेस आई है। अब ये अवेयरनेस कितनी बोलूँ, मेरे को तो 1 या 2% भी मुश्किल से दिखाई देती है। कितनी मैं अवेयरनेस बोलूँ? मैंने कहा ना, हमारा समाज बहुत धीरे धीरे बदलता है। अभी यहाँ पर खड़े होना, माइक के सामने बात करना या कैमरे के सामने बात करना बहुत अलग है, पर हम जब अपनी ज़िंदगियों में जाते हैं तो क्या हर आदमी अपनी ज़िंदगी में इनको उतना ही प्यार और इतना ही आदर दे पाता है? मुझे तो अभी ये कहानी बहुत दूर की लगती है। अभी तो हम अपनी स्ट्रगल का ही लड़ रहे हैं, वहीं कहीं नहीं पहुंचे हैं, जबकि विदेशों में इसके मुकाबले स्वीकार्यता बहुत ज़्यादा है। वहाँ हमारे यहाँ ट्रांसजेंडर दूसरे ट्रांसजेंडर से शादी करने में उसको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं है, और ये सारे अधिकार विदेशों में ऑलरेडी दे दिए गए हैं। तो हम थोड़ा स्लो चलते हैं। समाज में किन्नर समाज के अलावा और भी कई यहाँ पर चीज़ें हैं जिनमें संघर्ष बिल्कुल लगातार चल रही है। जैसे आप बिल्कुल बता रहे हैं कि दुनिया जो है बहुत धीरे धीरे चल रही है, समाज बहुत धीरे धीरे ही बदलाव कर पा रहे हैं। तो अभी भी इसको बदलाव की कितनी आवश्यकता है? क्या अब तक और भी बहुत लंबी समय तक यह चलती रहेगी? बहुत लंबे समय तक, 50 सालों से हम स्त्री के अधिकारों का वो कर रहे हैं, है ना, कि 50 साल से हम कहते हैं स्त्रियों को ये अधिकार होना चाहिए। अब आप देखकर बताइए, आप तो सारी जगह घूमती होंगी, अपने घरों में देखती होंगी, अपने रिश्तेदारों में देखती होंगी, अपनी माँ, दादी और भाई बहनों को देखा होगा। अब कितने लोग, ये पितृसत्तात्मक व्यवस्था से कितनी महिलाएं उभर के आई हैं?
वो जो कुछ बन गई हैं, मैंने तो ऐसी भी महिलाओं को देखा है जो बड़े बड़े पदों पर हैं पर घर में मार खाती हैं और कुछ नहीं बोलती हैं, क्योंकि सम्मान का विषय है, उनको डर लगता है परिवार का अपमान करने में। तो बहुत टाइम लगेगा। मैंने कहा ना, हम इंडियंस बहुत स्लो चलते हैं, बहुत हमको कुछ नया स्वीकारने में भारी दिक्कत होती है। हम नए कपड़े पहन लेंगे, नई जगहों पर घूम लेंगे, अच्छी अच्छी बातें कर लेंगे, और हमारा बातें करने में तो कोई मुकाबला नहीं है। हम बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी बातें करते हैं। हम कहते हैं भारत विश्व गुरु है, और मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है हमें अपने आप को बहुत बहुत सुधार की ज़रूरत है, ठीक करने की ज़रूरत है। अगर एक दूसरे इंसान को तुम स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, विश्व गुरु क्या होता है कि तुम सबको इक्वली स्वीकार करो, इक्वल सबको आगे लेकर बढ़ो। अगर तुम यही नहीं कर पा रहे हो तो फिर ये तो बेसिक है ना, यहाँ से शुरू होता है। तुम्हारे पास बेसिक नहीं है, अभी बेसिक तो पहले ले लो। आप लोगों के लिए मैट्स यूनिवर्सिटी रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी कार्यक्रम रखा गया है। क्या कहेंगे मैट्स यूनिवर्सिटी को, और कैसा लग रहा है यह कार्यक्रम आपको? मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहे हैं। तृतीय लिंग के बारे में जो बताया जा रहा है, कल भी हुआ, आज भी हुआ, कि हमारे बारे में ट्रांसजेंडर क्या है, हिजड़ा क्या है, छक्का क्या है, मामू क्या है, कोती क्या है, ये सब के बारे में बताया जा रहा है। तो बहुत मतलब ना अजीब भी लग रहा है, बट हमारे बारे में अच्छी बातें भी हो रही है और कई लोग गलत बातें भी कर रहे हैं। तो हमारा ये सोचना है कि हमारे जो समाज है वो पहले समझे कि हमें क्या है, कैसे हैं और किस तरीके से रहते हैं, उसके बारे में ये समाज पहले समझे और जाने कि हमारे लाइफ में क्या है, कैसे है और क्यों रहते हम, इसके बारे में थोड़ा जाने और समाज को थोड़ा मिले समझदार। इस समाज में आप लोग को रहने में कितने मुश्किलें होती है, क्या लगता है, क्या लोग आप लोग को किस प्रकार से देखते हैं, क्या नज़रिया रहती है? पहले तो नज़रिया का बात करना चाहूँगी तो पहले तो फैमिली में ही एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फैमिली पहले एक्सेप्ट करते तो समाज से डरने की ज़रूरत नहीं है। माँ बाप ही साथ नहीं देते, माँ बाप को तो पहले साथ देना चाहिए कि हमारे बेटे जो भी है, जैसे 4 भाई है, जैसे 4 भाई में मैं निकल गई जड़, तो मेरे ऊपर क्यों उंगली उठाया जा रहा है कि आप ऐसे हो, तुम ये हो, फलाना हो, ढेकाना। बाकी 4 भाई के लिए प्यार है, मेरे लिए प्यार नहीं है कि तू छक्का है, तू मामू है, तू इस तरह से रहता है, तू सूट पहनता है, तू लिपस्टिक लगाता है, तू काजल लगाता है। तो ये सब भेदभाव क्यों? मैं भी तो एक इंसानी हूँ, मुझे भी तो आपने जन्म दिया है 9-9 महीना रख के, तो मेरे साथ भेदभाव क्यों? मेरे साथ भेदभाव क्यों? जब फैमिली में माता पिता ही भेदभाव नहीं करेंगे तो समाज वाले क्यों करेंगे? जब माँ बाप ही एक्सेप्ट करेंगे तो समाज वाले को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि तुम्हारा बेटा ये है, ऐसा है, वैसा है करके। सबसे पहले तो बात आती कि फैमिली वाले एक्सेप्ट करें। फैमिली वाले ही एक्सेप्ट नहीं करें तो समाज वाले क्या करेंगे, बाहर वाले क्या करेंगे? समाज बाहर में भी नहीं कर रहे हो तो सब बोले कि इसका बेटा मामू है, इसका बेटा छक्का है, ऐसा है, फलाना है, ढेका। बहुत सी बातें होती है, लेकिन क्या करें, हम अपने मन को घुट घुट के अंदर ही अंदर जी रहे हैं और अभी भी जी रहे हैं, आगे भी जिएंगे। अब अगर समाज हमें एक्सेप्ट कर लिया तो हमें दिक्कत नहीं होगा, फैमिली एक्सेप्ट कर लिया तो बिल्कुल दिक्कत नहीं। लेकिन फैमिली वाले ही नहीं समझ रहे हैं तो कैसे समाज वाले समझेंगे? हमें ये कहना है मेरा। भगवान राम भी आप किन्नर समाज को बिल्कुल वरदान दिए हैं कि आप जिसको भी आशीर्वाद देंगे उनका आशीर्वाद बिल्कुल लगेगा। क्या मानते हैं इनको आप? अब ये तो महाभारत की कहानी है, वो तो मैं पढ़ी नहीं हूँ, बट कल भी बोला गया है, यहाँ आज भी बोला गया है कि मतलब 14 वर्ष राम भगवान अयोध्या छोड़ के गए थे, मतलब नदी के किनारे। तो मतलब ट्रांसजेंडर लोग, जो बाकी व्यक्ति चले गए वहाँ, लेकिन 14 वर्ष तक वहाँ ट्रांसजेंडर वेट कर मतलब बैठे रहे वहाँ कि राम भगवान आएंगे तो दर्शन। और ये राम भगवान ने उसको यह वरदान दिया है कि आप जिस व्यक्ति को, जिस इंसान के सर पर हाथ रख दोगे, आपका मतलब आशीर्वाद फलित होगा करके। बिल्कुल, आप लोग के लिए यह मैट्स यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम रखा गया है, क्या लग रहा है, कैसे लग रहा है? मैट्स यूनिवर्सिटी को क्या कहना चाहेंगे? मैं मैट्स यूनिवर्सिटी को ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो हमें तो लोग समझे, जो यहाँ से आए हैं, यहाँ से जो लोग आए हैं वो हमें समझे, क्योंकि ये लोग समझेंगे तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। और जैसे कि यहाँ लोग हमें इज्जत सम्मान दे रहे हैं यहाँ रहकर मैट्स यूनिवर्सिटी में, तो हमें बाहर भी इज्जत सम्मान ऐसे ही देना चाहिए। सीजी मॉडल भी बनना चाहती हैं और फिल्म इंडस्ट्री में आपको नकारा जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे?
मैं सबसे पहले तो जो हीरोज़ में बात की थी वो बोले कि तुम एक किन्नर हो, हिजड़ा हो, तुम छक्के हो, तुम्हें तो कहीं ले भी नहीं जा सकता क्योंकि तुम एक किन्नर हिजड़ा, तुम्हें तो त्योहार में रहना, ट्रेनों में जाना, लोगों के साथ घूमना फिरना, नाचना गाना, तुम्हें यही करना चाहिए। तुम एक किन्नर हो, तुम आगे चल के कुछ नहीं कर पाओगे। मैं यही लोगों को दिखाना चाहती हूँ जो सर बोले थे मुझे कि तुम किन्नर हिजड़ा हो, तुम नहीं कर सकते आगे चल के। मैं उसको यही दिखाना चाहती हूँ कि देखो मैं एक किन्नर हूँ और हिजड़ा भी हूँ। इसके हिसाब से मैं एक लड़की बन के दिखाऊँगी और मैं यही बोलूँगी कि हाँ मैं एक मॉडल बन गई हूँ। उनको यही आँख खुलवाना चाहती हूँ कि मैं भी एक किन्नर हूँ। मेरे और सारे फ्रेंड्स भी हैं, वो लोग भी, उनकी सपना है कि हम लोग ये बने वो बने। बहुत सारी सपनाएँ होती है कि ट्रांसजेंडर के हमने बहुत दिखा है, बट समाज और लोगों की वजह से हम लोग की सपना बहुत टूट जाती है। तो मैं यही लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि मैं एक ट्रांसजेंडर होकर भी मॉडलिंग करूँगी और हीरोइन बनकर दिखाऊंगी अपने छत्तीसगढ़ को। जी मैम। इस प्रकार से आपने देखा कि मैट्स यूनिवर्सिटी में 3 व 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी तृतीय लिंग विमर्श कल, आज और कल विषय पर चर्चा जो रखा गया है, इसमें बाहर से भी कई हिंदी साहित्यकार शोधार्थी भी मौजूद हैं जिनके द्वारा किन्नर समाज के लिए शोध किया गया है, वो यहाँ पर प्रस्तुत भी किए हैं अपने शोध को। मैं तेजस्वरी साहू, राजेश कुमार कैमरामैन के साथ सादा न्यूज़ रायपुर, छत्तीसगढ़।